चलिए आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है? दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। व्हाट आर दीज? दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके अगेंस्ट हम क्या करते हैं? ट्रेडिंग करते हैं गुड्स या सर्विसेज की। ठीक है, और इनके अगेंस्ट पेमेंट्स जो होंगी वो पेमेंट्स कैसे होंगी? थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट या थ्रू अ पेपर जिस पे लिखा होगा क्या? जिस पे ये लिखा होगा कि आपने पेमेंट करनी है और पेमेंट किस पार्टी को करनी है, कितने दिन के बाद करनी है, वो सब कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जिनके थ्रू हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स की सेटलमेंट की जाती है, जिनके थ्रू हमारी डेटर्स और क्रेडिटर्स की सेटलमेंट की जाती है। ठीक है, अब डेफिनेशन पढ़ते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन आती है हमारी अंडर सेक्शन 5। सेक्शन 5 जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट डिफाइंस बिल ऑफ एक्सचेंज या BOE एज अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, अ बिल ऑफ एक्सचेंज शुड ऑलवेज बी इन राइटिंग। हमेशा लिखित होना चाहिए कि आपने जो है सेल की है या परचेज की है उसका आपके पास रिकॉर्ड रिटन में होना चाहिए। और जब आपने किसी डेटर के साथ या किसी क्रेडिटर के साथ बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर किया है तो उस बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर करने की वजह से आपके पास एक रिटन प्रूफ हो जाता है कि यस यू हैव अ डेट और यू हैव अ लायबिलिटी विच हैज़ टू बी पेड। ठीक है, तो इट इज़ एन रिटन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ साइंड बाय द मेकर। ठीक है, तो सिग्नेचर होना इज वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ जी, तो बात कर रहे थे हम कि सेक्शन 5 के अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है। सबसे पहले एक चीज़ कि इट शुड बी अ रिटन इंस्ट्रूमेंट, डॉक्यूमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए। उसके बाद सिग्नेचर होने चाहिए, साइंड बाय द मेकर। अब जो बिल बना रहा है, ठीक है, जो बिल बना रहा है उसके सिग्नेचर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रीज़न भी क्योंकि जब तक वो उसके सिग्नेचर्स नहीं होंगे, जब तक सिग्नेचर्स आपके नहीं हो रखे होंगे उस डॉक्यूमेंट पे, तो उस पर ऑथेंटिकेशन नहीं होगा। आप लोग जब चेक्स की जो बात करूँ, जब आप चेक्स क्लियर करते हैं या अकाउंट पे ही चेक्स जब आप लेते हैं या आप चेक के अगेंस्ट कैश विड्रॉल करके देते हैं एज अ बैंकर, तो आप लोगों की प्रायोरिटी क्या होती है कि जो चेक है वो प्रॉपरली साइंड हो, प्रॉपरली डेटेड हो। तो वही चीज़ जो है हमें यहाँ पे भी बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कंसीडर करनी है, दैट सिग्नेचर्स बाय द मेकर शुड बी डन ऑन दैट इंस्ट्रूमेंट। देन unconditional order, the order which says that you should pay me after 15 days, after 30 days, after 45 days, that order should be unconditional. It should not say कि okay 45 दिन बाद अगर बारिश हो गई तो पेमेंट कर देना और बारिश नहीं हुई तो पेमेंट मत करना। ठीक है, या 45 दिन के अंदर अंदर अगर तुम्हारा रिलेटिव या तुम्हारा दोस्त या सामान खराब हो गया तो पेमेंट करना और पेमेंट नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। ठीक है, तो अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड नॉट स्टिक एनी कंडीशंस। ये हो जाएगा तो पेमेंट होगी, ये नहीं होगा तो पेमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इट शुड बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर। पे द सर्टेन अमाउंट टू अ होल्डर ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट। ये स्पेसिफाई करता है कि हमें जो पेमेंट करनी है वो एक फ्यूचर डेट पे करनी है, वो एक फ्यूचर डेट पे करनी है। फ्यूचर डेट पे मतलब मान लो आपने आज की डेट में 10 अक्टूबर को आपने एक बिल ऑफ एक्सचेंज में
एंटर किया, वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो 45 डेज़ का है। तो वो 45 डेज़ का जो बिल है, उस 45 डेज़ के बिल में हमें क्या देखना है कि आफ्टर 10 अक्टूबर 45 डेज़ कब फॉल करेंगे, प्लस हमें क्या देना है उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस, हमें देने हैं 3 ग्रेस पीरियड डेज, ठीक है। और उसके बाद जो मेरा टेन्योर बैठता है उतने दिन में जो है आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट क्लियर कर सकते हैं। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, इनके बाद इनसे पेमेंट कैसे होगी कैसे नहीं होगी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम एज अ बिज़नेस या कंपनी किसी एक बंदे को अपॉइंट कर सकती है कि आप जाके क्या करेंगे, जितने भी बिल ऑफ एक्सचेंजेस हैं वेदर पेबल और रिसीवेबल, आप इनके अगेंस्ट पेमेंट्स सेट करेंगे, या बैंक को आप क्या करते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देते हैं, या बैंक आपके बिहाफ पे आपके बिल ऑफ एक्सचेंज को क्लियर करता है। अगर पेमेंट लेनी है तो वो पेमेंट रिसीव करेगा, अगर पेमेंट देनी है तो आपके बिहाफ पे वो पेमेंट दे देगा, ठीक है। तो सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन क्या करता है, फर्स्ट इट शुड बी अ रिटन डॉक्यूमेंट, एक प्रॉपर जगह पे, एक प्रॉपर पेज पे, A4 साइज़ पे, या एक ईमेल आप कह सकते हैं, या वर्ड डॉक्यूमेंट पे आपके पास वो क्या होना चाहिए, टाइप्ड या हैंड रिटन होना चाहिए बिल ऑफ एक्सचेंज। उस पर सिग्नेचर होने चाहिए, जिसने बनाया उसके भी और जो उसके अगेंस्ट पेमेंट करेगा उसकी भी, क्योंकि जब तक उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो पेमेंट नहीं होगी। क्योंकि अगर आप 15 दिन के बाद या 30 दिन के बाद उसके पास वो बिल लेकर जाएंगे एंड उसे बोलेंगे कि ये जो एक बिल था, बिल ऑफ एक्सचेंज था, इसके अगेंस्ट देखो 15 दिन के बाद आपने बोला था पेमेंट करनी है, वो कह रहा है ठीक है, बट इसमें मेरे सिग्नेचर्स तो है नहीं कहीं, तो मैं तो इसे ऑथेंटिकेटेड नहीं मानता हूँ, मैं आपकी पेमेंट नहीं करूँगा। आप उस पर फ्रॉडरी का केस डालोगे और जितने का उसका बिल नहीं होगा उतना आपका केस में खर्चा हो जाएगा, तो वो क्या हो गया, आपके लिए बैड डेट हो गया। तो हमें वो कंडीशन में आना ही नहीं है, तो पहले ही क्या करवा लो, साइन करवा लो, ठीक है। साइन करवाने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान में क्या रखना है, अनकंडीशनल ऑर्डर होना चाहिए, इट शुड बी एन अनकंडीशनल ऑर्डर। अनकंडीशनल ऑर्डर है तो यानी कि कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच्ड नहीं होनी चाहिए, ये हुआ तो पेमेंट होगी, ये नहीं हुआ तो पेमेंट नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप सामान खरीद रहे हो, आप सामान बेच रहे हो, उसके अगेंस्ट आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंटर कर रहे हो, बना रहे हो, तो दैट मीन्स आपको कहीं ना कहीं ये बात बतानी है कि जो पेमेंट होगी जैसे भी होगी अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस होगी। अगर आप पेमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर दीजिए, आपको एक्सटेंशन भी मिल जाएगा, दैट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। देन पे द सर्टेन अमाउंट टू अ होल्डर ऑन अ सर्टेन फ्यूचर डेट। एक फ्यूचर स्पेसिफाइड टेन्योर जो बिल ऑफ एक्सचेंज पर लिखा है उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस जोड़ने के बाद हमें जो है पेमेंट या तो कर देनी है या रिसीव कर लेनी है। अगर हमें पेमेंट करनी है तो हम क्रेडिटर के पास बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर चले जाएंगे या पैसे लेकर चले जाएंगे, और अगर डेटा से रिसीव करनी है तो हम डेटा को अपने पास बुला लेंगे या खुद अपने पास से किसी को भेज देंगे उसके पास, ठीक है। ये क्लियर हुआ, क्लियर टू ऑल, लेट मी नो। चलिए क्लियर है। अब आ जाते हैं पार्टीज़ टू बिल ऑफ एक्सचेंज में। बिल ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास कितनी पार्टीज़ हैं, एज पर सेक्शन 5। अगेन जब मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करती हूँ तो मेरी जो बिल ऑफ एक्सचेंज की पार्टीज़ हैं वो कौन कौन सी है, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ड्रॉर कौन है, ड्रॉर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। वो मेरा लेनदार है जिसने मुझसे पैसे लेने हैं, उसके दिल में कहीं ना कहीं एक हार्ट बीट उसकी तेज रहती होगी इस बात को सोच सोच के कि यार मेरा पैसा उस बंदे के पास फंसा हुआ है। अगर वो छोटी मोटी वैल्यू है तो वो परवाह नहीं करेगा, बट हाँ अगर वो अमाउंट ज़्यादा है तो उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो पर्सन हु ड्रॉज द बिल ही इज़ अ क्रेडिटर, वो मुझसे बिल बनवाएगा
और अपने सिग्नेचर्स करेगा, और जब हम आपस में बैठे होंगे बात कर रहे होंगे तो वो मुझे बोलेगा कि प्लीज़ मैम यू ऑल्सो साइन दिस बिल ऑफ एक्सचेंज, सो दैट ये प्रूव होगा किसका, आपकी एक्सेप्टेंस का, कि आप पेमेंट मुझे दे देंगी। ठीक है। सो ड्रॉअर इज द पर्सन हु ड्रॉज द बिल। ड्रॉई, पर्सन ऑन हुम बिल इज ड्रॉन। ठीक है, इंसान जिसके ऊपर वो बिल बनाया गया है। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। स्नेहा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शिवानी। ठीक है, स्नेहा परचेज्ड गुड्स फ्रॉम शिवानी। ठीक है, स्नेहा ने सामान खरीदा शिवानी से और उसे पेमेंट नहीं की है। ठीक है, उसे जब पेमेंट नहीं हुई है तो शिवानी मेरे लिए क्या हो गई, क्रेडिटर हो गई, और शिवानी के लिए मैं क्या हूँ, डेटर हूँ। ठीक है, अब मेरा जो क्रेडिटर है वो मेरे पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। शी विल से कि मैम ठीक है, आप जो है हम लोगों के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छी हैं, हम आपस में एक दूसरे के साथ डील करते रहते हैं, बट दी पॉइंट इज अभी आप क्या कीजिए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज मैं ड्रॉ कर रही हूँ, आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, तो हियर ड्रॉअर कौन हुआ, शिवानी। शिवानी इज द वन जिस पे मैंने सामान खरीदा और शिवानी ने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया, तो शी बिकम्स ड्रॉअर ऑफ द बिल। ड्रॉई कौन हुआ, ड्रॉई इज द पर्सन हुम बिल इज ड्रॉन। मेरे नाम से वो बिल कटा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन में मैं एंटर हुई थी तो मेरे नाम से बिल हुआ, तो आई एम ड्रॉई हियर। तो स्नेहा इज ड्रॉई एंड शिवानी इज ड्रॉर। अब इस केस में पेई कौन होगा, पेई एक थर्ड पार्टी है जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज में आती है, दैट इज पर्सन हु विल रिसीव द मनी। अब इस केस में शिवानी ने बिल बनाया था, स्नेहा ने एक्सेप्टेंस दी, तो पेमेंट भी कौन रिसीव करेगा, शिवानी रिसीव करेगी। अगर वो उसे अपने पास मैच्योरिटी तक क्या करके रख रही है, रिटेन करके रख रही है, तो इस केस में जब ड्रॉअर अपने पास बिल को रिटेन करके रखता है तो ड्रॉअर एंड पेई बोथ कैन बी वन सिंगल पर्सन, दोनों एक ही इंसान हो सकते हैं। ठीक है, ड्रॉई और पेई कभी भी एक इंसान नहीं हो सकते। ठीक है, शिवानी ने बिल बनाया खुद को पेमेंट देने के लिए 15 दिन के बाद, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई मेरी पार्टीज टू बिल ऑफ एक्सचेंज, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। ठीक है, पेई कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल कैसे देती हूँ आपको, इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये बताती हूँ कि ये जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी बिटवीन स्नेहा एंड शिवानी, अब शिवानी ने भी कहीं से किसी को पेमेंट देनी थी, तो शिवानी ने क्या किया, शिवानी endorsed her bill of exchange। शिवानी ने अपना बिल ऑफ एक्सचेंज क्या कर दिया, इंडोर्स कर दिया टू अनदर पर्सन हुज नेम इज शिवा। ठीक है, हुज नेम इज शिवा। तो शिवानी ने अपना जो बिल है वो इंडोर्स कर दिया शिवा को। अब जिस दिन बिल मैच्योर होगा उस दिन पेई कौन होगा, शिवा, क्योंकि बिल किसके हाथ में है, शिवा के हाथ में। पेमेंट कौन लेने आएगा स्नेहा से, शिवा लेने आएगी। ठीक है, पेमेंट करेगा कौन, स्नेहा। स्नेहा विल पे एंड शिवा। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज के अलावा एक चीज़ और होती है दैट इज
प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो तो क्रेडिटर की कहानी हो गई कि क्रेडिटर ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया अपने डेटर पे। प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिसरी नोट वो है कि जो डेटर है, डेटर हिमसेल्फ promises to pay the amount ड्यू। ठीक है, जो डेटर है वो खुद से प्रॉमिस करता है कि वो क्या करेगा, पेमेंट कर देगा। ठीक है, प्रॉमिसरी नोट में क्या होता है कि जिसने हमसे सामान खरीदा वो बोल देता है कि सर एक्चुअली ना मेरी थोड़ी सी एक हैबिट है कि मैं अपने जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको लीगलाइज करना चाहता हूँ, एंड इन दैट रिस्पेक्ट मैं क्या करता हूँ, जिससे भी सामान उधार पे खरीदता हूँ उसे एक प्रॉमिसरी नोट दे देता हूँ, और उस प्रॉमिसरी नोट में ये लिखा होता है कि मैं कितने दिन के बाद आपको पेमेंट करूँगा। वो टर्म्स हम बैठ के डिसाइड कर लेते हैं कि आप 15 दिन के बाद मुझसे पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं, 30 दिन के बाद या 45 दिन के बाद। ठीक है, उसने बोला ठीक है, क्रेडिटर ने बोला कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ऐसे कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, प्रॉमिसर जो है, जो डेटर है, उसने एक पेपर लिया, उस पेपर पे लिख दिया कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 2 मंथ्स जो मैं सामान आज इनसे ख़रीद रहा हूँ उसके अगेंस्ट मैं इन्हें पेमेंट कर दूँगा। ठीक है, या तो पर्सनली आके या बैंक में, वॉट एवर जो भी आपकी टर्म्स हैं वो उसके हिसाब से पेमेंट कर दी जाएगी। अब बिल ऑफ एक्सचेंज में एक्सेप्टेंस ज़रूरी थी क्योंकि क्रेडिटर ने बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज, और किसने, ड्रॉई ने, जिसने पेमेंट करनी है उसने एक्सेप्ट किया। अब यहाँ पे जो प्रॉमिसरी नोट है वो वही बंदा बना रहा है जिसने पेमेंट करनी है, जिसने लेनी है वो नहीं बना रहा है। वो कह रहा है मैं इन झंझटों में नहीं पड़ता, बट जिसने देनी है पेमेंट वही मुझे कह रहा है कि मैम मैं जो है आप ये बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट जो है आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। आई सेड ओके। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है कि आई नीड टू साइन दैट ऑल्सो, क्योंकि दैट इज़ माई राइट। जब मैंने उसे सामान बेचा है तो इट इज़ हिज ऑब्लिगेशन टू पे मी द अमाउंट बैक। ठीक है, वो उसकी ड्यूटी बनती है कि उन गुड्स के अगेंस्ट वो क्या करे, मुझे पेमेंट करता जाए। ठीक है, तो जब वो खुद से प्रॉमिस कर रहा है तो मैं डिनाई थोड़ी ना करूँगी कि नहीं आप प्रॉमिस क्यों करें, आप प्रॉमिस मत कीजिए, मुझे आप पे भरोसा है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। ठीक है, हियर ट्रस्ट इज़ नॉट द मैटर, हियर इट इज़ जस्ट दैट वी आर लीगलाइजिंग आवर ट्रांजेक्शन। ठीक है, वी आर लीगलाइजिंग आवर ट्रेड। तो प्रॉमिसरी नोट के फीचर्स अगेन रिटन इंस्ट्रूमेंट है, वो पेपर पे आपको पेपर पेन पे लिख के देगा या मेल करेगा या आपको वर्ड में टाइप करके देगा, वो उसकी मर्जी, जैसे मर्जी करके दे, बट इट शुड बी अ रिटन इंस्ट्रूमेंट। देन नेक्स्ट पॉइंट, टू पे अ सर्टेन पर्सन। अब प्रॉमिसरी नोट पे उस बंदे का नाम तो लिखा होगा या उस कंपनी का नाम तो लिखा होगा जिसे पेमेंट करनी है, बिकॉज अगर मैं XYZ लिख दूँ या A लिख दूँ तो A से तो बहुत लोगों के नाम शुरू होते हैं। अब कोई भी आके मुझसे बोल देगा कि भैया ये प्रॉमिसरी नोट पे A लिखा है और मेरा इनिशियल भी A है तो तुम मुझे पे कर दो, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, इट इज़ नॉट द करेक्ट वे। देन कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, ये दोनों में चलता है, प्रॉमिसरी नोट में भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अनकंडीशनल मीन्स कोई भी स्ट्रिंग्स अटैच नहीं होनी चाहिए। बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि ये यहाँ पे सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, देन इट इज़ साइंड बाय द मेकर। हमेशा यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट होगा जो अंडर एज अ प्रॉमिसरी नोट है वो उस पर मेकर के साइन होंगे, एक्सेप्टेंस रिक्वायर्ड नहीं है। क्लियर? प्रॉमिसरी नोट का सेक्शन है सेक्शन 4, बिल ऑफ एक्सचेंज का सेक्शन था सेक्शन 5, BOE इज सेक्शन 5 एंड प्रॉमिसरी नोट इज सेक्शन 4। ठीक, क्लियर? चलिए
अब मैं बढ़ती हूँ इससे आगे। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट। पार्टीज टू प्रॉमिसरी नोट, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पार्टीज होती हैं 3, तो वैसे प्रॉमिसरी नोट्स में हमारी 2 पार्टीज होती हैं। वन इज मेकर एंड द अदर इज पे। वी हैव 2 पार्टीज हियर। मेकर, मेकर कौन हुआ यहाँ पे? डेटर, द वन हु promises to make payment, ठीक है। the one who promises to make the payment is the maker of promissory note. then pay, pay कौन हुआ? one who receives the money, जो पैसा रिसीव कर रहा है वो कौन हो गया? मेरा पे हो गया, ठीक है। अब इस केस में यहाँ पे इंडोर्समेंट नहीं होता। प्रॉमिसरी नोट्स दे आर नॉन इंडोर्सेबल, दे आर नॉन इंडोर्सेबल, दे कैन नॉट बी गिवन टू अनदर पर्सन बिकॉज माल मैंने बेचा था। पैसे रिसीव करने की ऑब्लिगेशन किसकी है? मेरी है, तो आई विल रिसीव द मनी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने जो है ये पैसा मुझे ना दे के उस तीसरे बंदे को दे दो, फिर वो तीसरा बोलेगा नहीं चौथे वाले को दे दो, चौथे बोलेगा कि नहीं 5वें को दे दो। आपका डेटर आपको जानता है, वो आपके पास आएगा, वो आपके बिहाफ पे जगह जगह जाके पेमेंट नहीं मांगेगा, ठीक है। क्लियर? तो प्रॉमिसरी नोट्स दे आर नॉन इंडोर्सेबल, ठीक। क्लियर? तो इसमें 2 पार्टीज हो गई, वन इज मेकर एंड द अदर इज पे, ठीक। इससे आगे चलते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट्स के बीच में सबसे पहले डिफरेंस क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल प्रॉमिस। एक में आपको ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आपका क्रेडिटर आपको ऑर्डर दे रहा है कि सर मैम आप इतने दिन के बाद पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। दिस इज एन, यू कैन से एन ऑर्डर और एन रिक्वेस्ट। प्रॉमिसरी नोट, डेटर हिमसेल्फ कम्स टू द क्रेडिटर और वो बोलता है सर अभी मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं है, बट आई प्रॉमिस मैं 30 या 45 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा। वन इज सेल्फ डन, ठीक है, एंड द अदर इज द ऑर्डर ऑफ द अदर पर्सन, ठीक। देन मेड बाय द क्रेडिटर, मेड बाय द डेटर। एक मेरे लेनदार ने बनाया, एक देनदार ने बनाया। क्रेडिटर इज मेरा लेनदार, उसने मुझसे सामान लेना है क्रेडिटर ने, ठीक है, तो उसने मुझ पे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। बट डेटर कौन हुआ? ये मेरा देनदार हुआ। इसने खुद ही आके बोल दिया था कि प्लीज़ हम एक प्रॉमिसरी नोट में एंटर कर लेते हैं, क्योंकि आपने तो बोला आपने सामान बेच दिया एंड यू डिड नॉट बॉदर कि वो कितने दिन के बाद पेमेंट देगा, बिकॉज दैट पर्सन इज नोन टू यू, ठीक है। देन एक्सेप्टेंस इज रिक्वायर्ड बाय द डेटर। क्रेडिटर ने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें डेटर की एक्सेप्टेंस लेना भूल गया, पेमेंट नहीं आई, डेटर ने पेमेंट नहीं की है, तो आप उस पर केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है उस पर आप उसके सिग्नेचर्स लेना भूल गए हैं, ठीक है। आपको याद नहीं रहा, आपने उसके सिग्नेचर्स नहीं लिए, तो वो ऑथेंटिकेटेड लीगल प्रूफ नहीं है आपके बीच में लीगल ट्रांजैक्शन का। बिल्स तो कोई भी रेज करता है, बैक डेट में जाके भी बिल्स बन सकते हैं, ठीक है। आप कह दो कि हाँ जी मैंने इसको देखो, मैं प्लीज़ मैंने देख लो इस बिल को कि मैंने ये बिल दिया था, सामान बेचा था, वो प्रूफ कर देगा कि भाई ये फॉर्जरी बिल है,
कि मैंने तो सामान खरीदा ही नहीं, जो सामान खरीदा होगा आपसे वो इधर उधर कर देगा, कहाँ तक ढूंढोगे। तो एक्सेप्टेंस लेना इज मैंडेटरी। यहाँ पे एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। सीधी सी बात बताओ, अगर आपने किसी से पैसा लेना है, ठीक है, वो बंदा खुद आके आपको प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पेमेंट दे दूँगा, तो फिर आप उसे क्यों बोलोगे कि भैया एक्सेप्टेंस दे ले या मैं साइन कर देता हूँ। आप एक्सेप्टेंस नहीं दोगे कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जब आप 15 दिन के बाद आके मुझे पेमेंट देंगे तो मैं हैप्पीली विद अ स्माइल एंड से थैंक यू आपने पेमेंट कर दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, कितना अजीब सा लगेगा ना, थैंक यू आपने पेमेंट कर दी। तो एक्सेप्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। देन देयर कैन बी 3 पार्टीज, 3 इंडिविजुअल्स और मोर देन 3, ड्रॉर, ड्रॉई एंड पे। ठीक है, बट उस केस में क्या होता है, ड्रॉर और पे सेम हो जाता है। ठीक है, तो 2 पार्टीज रह जाती हैं। अगर बिल इंडोर्स कर दिया है ड्रॉर ने किसी को, सॉरी, अगर ड्रॉर ने बिल इंडोर्स कर दिया है तो 3 लोग हो जाएंगे, ए बी सी, शिवा, शिवानी और स्नेहा। याद है एग्जाम्पल। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज और प्रॉमिसरी नोट्स में कितनी पार्टीज, 2 पार्टीज, वन इज मेकर एंड द अदर इज पे। ठीक, देन एट द टाइम ऑफ डिसऑनर नोटरी चार्जेस आर टू बी पेड। नोटरी चार्जेस क्या होते हैं, नोटरी चार्जेस हमेशा किसी भी डॉक्यूमेंट को लीगलाइज करने के रिस्पेक्ट में पे कराने जाते हैं। अगर वो नोटरी के बाद इंस्ट्रूमेंट जो है पे नहीं हो रहा है, मीट आउट नहीं हो रहा है, उसका पर्पस मीट आउट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, नोटरी चार्जेस पे करते हैं। तो आपका जो बिल ऑफ एक्सचेंज है ये ड्यूली क्या होता है, स्टैम्प्ड होता है। आपने एक A4 शीट उठाई जल्दीबाजी में, उसी पे लिख दिया बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसे लीगलाइज करने के लिए बाद में क्या लगाते हैं हम उस पर, रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं। या स्टैम्प पेपर पे बिल ऑफ एक्सचेंज, कितना अजीब सा लगेगा ना, 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बिल ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो, तो दैट डजंट लुक गुड। तो हम क्या करते हैं, उस पर रेवेन्यू स्टैम्प लगा देते हैं और उस पर अपना कंपनी का सील मार देते हैं, ताकि वो डॉक्यूमेंट क्या हो जाए, लीगलाइज हो जाए। और कल को अगर ये बंदा डिफ़ॉल्ट करता है तो हम केस कर सकते हैं और कोर्ट में उस बिल को प्रेजेंट कर सकते हैं कि देखो इस बंदे ने सामान तो ख़रीदा था, सामान का बिल भी है मेरे पास, बट इस बंदे ने ये भी बोला था कि पेमेंट इतने दिन के बाद होगी और मैं इस इंस्ट्रूमेंट को आपके पास लेकर आऊँगा और आप इसके रिस्पेक्ट में मुझे पेमेंट कर देना। ठीक है, तो नोटरी चार्जेस पे होंगे, बट प्रॉमिसरी नोट में नोटरी चार्जेस पे नहीं होंगे, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस नहीं थी और उसमें स्टैम्प लगाना भी मैंडेटरी नहीं होता है। ठीक है, तो दोनों में बिल ऑफ एक्सचेंज में और प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस ये है। ठीक है, अनकंडीशनल ऑर्डर, अनकंडीशनल प्रॉमिस साइंड बाय द क्रेडिटर, सॉरी मेड बाय क्रेडिटर, मेड बाय डेटर, acceptance is required in case of bill of exchange, acceptance is not required in case of promissory note. Then there are 3 parties, there are 2 parties, noting charges bill of exchange में लगते हैं, promissory note. If promissory notes are non-transferable, then why they came under negotiable instrument? negotiable instrument में तो सर आपका करेंसी नोट भी आता है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज भी आता है, आपका प्रॉमिसरी नोट भी आता है, आपका लेटर ऑफ क्रेडिट भी आता है। ठीक है, अब उस प्रॉमिसरी नोट को मैं लीगलाइज क्यों नहीं बना सकती, इट इज़, आप उसे बना सकते हैं बट मैंडेटरी नहीं है। स्टैम्पिंग हो सकती है उस पर अगर आप चाहो तो, बट आप करवाते हो नहीं करवाते, इट डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, जैसे पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है अंडर कंपनीज एक्ट, बट हाँ अगर कोई और प्राइवेट फर्म खोलना चाहता है या कोई और पब्लिक कंपनी है जो गवर्नमेंट कंपनी है, उनको कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। पार्टनरशिप फर्म अगर कोई बना रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी
नहीं होता है, ठीक है। दैट इज़ आर लॉ। वो हमारा लॉ कहता है कि उनके लिए मैंडेटरी नहीं है। करवा लो तो अच्छा है, लीगल एक्शन लेना अच्छा आसान हो जाएगा, नहीं करवाओगे तो तुम खुद भुगतोगे। तो प्रॉमिसरी नोट पे स्टैंपिंग होना इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू विल डू इट, इट इज गुड फॉर यू। दैट इज वाई इट इज कंसिडर्ड अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ठीक है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि उसे मैंडेटरीली आपको स्टैम्प करवाना है, वो सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में है। क्लियर? आई गेस अखिलेश जी का ये जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा कि हम उसे प्रॉमिसरी नोट को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्यों ले रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट, टर्म्स एंड टेन्योर ऑफ द बिल की बात करते हैं और ड्यू डेट ऑफ द बिल की बात करते हैं। बिल इज पेबल आफ्टर अ फिक्स्ड फ्यूचर डेट। जो बिल है वो एक फ्यूचर डेट के बाद पे किया जाएगा या मैच्योर होगा। वो डेट जो उस इंस्ट्रूमेंट पे मेंशन्ड होगी। दिस पीरियड फ्रॉम विच इट इज़ मेड एक्सेप्टेड एंड टिल पेमेंट डेट इट इज़ कॉल्ड टर्म ऑफ द बिल। आपने क्या किया, 1 जनवरी को एक बिल बनाया और वो उसी दिन एक्सेप्ट हो गया। और जब आपने इसे बनाया तो आपने बोला कि इसका जो टेन्योर है वो मैं 1 महीने का रखूं, और इस 1 मंथ के टेन्योर के बाद जो इसकी मैच्योरिटी आएगी या जो इसका टर्म है वो होगा 1 फरवरी को ख़त्म। प्लस अब जो इसकी ड्यू डेट की बात होगी, अब वो जो ड्यू डेट है वो ड्यू डेट होगी 3 डेज़ ऐड करने के बाद। तो यानी कि 4 फरवरी को आपका जो बिल है वो क्या हो जाएगा, मैच्योर हो जाएगा। इसके अगेंस्ट आपके पास पेमेंट आ जाना चाहिए। तो दिस इज टर्म ऑफ द बिल एंड ड्यू डेट ऑफ द बिल, ठीक है। इसको आगे और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करूँगी मैं, बट अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखो कि जिस दिन से बिल बना या एक्सेप्टेंस हुई उससे लेके जितना भी पीरियड उस बिल पे मेंशन्ड है उसे ध्यान में रखते हुए वो जो टेन्योर है वो है मेरा, वो पीरियड जो है वो मेरा टर्म या टेन्योर ऑफ द बिल है। उस पीरियड में जब 3 दिन मैं एक्स्ट्रा जोड़ती हूँ तो वो मेरी ड्यू डेट ऑफ द बिल आ जाती है कि उस तारीख को पेमेंट हर हालत में हो जानी चाहिए। और अगर उस 3 दिन ऑफ ग्रेस के बाद पेमेंट नहीं होती है तो आपका बिल डिसऑनर हो जाता है। आपका बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर, ठीक है। डिसऑनर हो गया। अब मार्केट में आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर, आपकी गुडविल के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि इस बंदे का जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो डिसऑनर हो गया है। तो अगली बार जब जाएगा कोई उस पार्टी के पास, उस बंदे के पास बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचेगा। जब आप एज अ बैंकर जब आप किसी को लोन देते हो और वो कंटिन्यूसली आपको EMIs देता रहे तो बैंक भी हैप्पी, कस्टमर भी हैप्पी। पर जहाँ एक पेमेंट रुके, फिर दूसरी पेमेंट रुके, फिर तीसरी पेमेंट रुके, तो मैनेजर साहब बुलाते हैं, वो बोलते हैं कि चेक करो कि ये EMI क्यों नहीं आ रही है, व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, चेक कर लिया, उसे नोटिस भेज दिया, जेन्युइन रीज़न था जिस वजह से वो नहीं दे पाया। अब आपने उसे बोला तो उसने पेमेंट कर दी। बट कई बार केसेस ऐसे होते हैं कि आफ्टर गिविंग सेवरल नोटिसेस हमारे पास पेमेंट नहीं आती। फिर हम किसको भेजते हैं, हम अपने रिकवरी एजेंट को भेजते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो जो हमारा असेट है वो क्या हो जाए, बैड हो जाए या डाउटफुल हो जाए। ठीक है, NPAs ज़्यादा बैंक को भी नहीं पसंद होते। ठीक है, वो चीज़ हमें नहीं करनी है। ठीक, तो ये क्या हो गया, डिसऑनर नहीं होने देना है और टाइम से पहले ही पेमेंट कर देनी है। ठीक,
क्लियर। अब इससे आगे चलते हैं। अब कुछ लोग या कुछ चीज़ें जो बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड है और जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। अभी इतना क्लियर है? ओके, सॉरी, हाँ थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो गया। इट इज़, अगर हमें जो बालाजी सर ने क्वेश्चन पूछा है, ही सेज कि अगर 3 फ़रवरी को पेमेंट हो रही है, 3 फ़रवरी को अगर पेमेंट हो रही है तो क्या हम डिस्काउंट देंगे या नहीं। तो बात यह है कि वो बंदा जब आपसे 1 महीने पहले सामान खरीद के गया, वो पहले ही 1 महीने बाद आपको पेमेंट कर रहा है, ठीक है। अब 1 महीने के बाद तो आपकी पेमेंट आ रही है, वो वैसे ही डिलेड पेमेंट है। जब पेमेंट डिलेड है तो आप उसे डिस्काउंट क्यों दोगे? क्यों? बताओ, खुद सोचो। एक तो वो बंदा टाइमली पेमेंट नहीं दे रहा है और वो पेमेंट दे रहा है 1 महीने के बाद, आप उसे डिस्काउंट दोगे? आर यू इन द पोजिशन टू गिव हिम डिस्काउंट? यू विल नेवर गिव हिम डिस्काउंट, एंड दैट टू हैप्पीली। अगर वो 1 महीने से पहले, मान लो आपने आज बिल बनाया 1 जनवरी को और वो 5 को पेमेंट लेके आ गया, ठीक है, प्री पेमेंट हो सकती है, ठीक है, प्री पेमेंट को आप डिनाई नहीं करोगे। वो 5 जनवरी को आपके पास पैसे लेकर आ गया और बिल ऑफ एक्सचेंज भी लेके आ गया कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज की कॉपी, ओके, ओरिजिनल आप अपने पास ही रखोगे। वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी ले आया और पैसे भी ले आया, उस केस में आप उसे डिस्काउंट दे सकते हो। बट जब वो आपको पेमेंट 1 महीने के बाद कर रहा है तो आप उस केस में उसे डिस्काउंट नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन होप बालाजी सर को ये क्लियर हो गया होगा कि जब 3 फ़रवरी को पेमेंट होगी तो उस पर डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। क्लियर? एनी अदर डाउट्स? जी, अमाउंट का कोई लिमिट नहीं है, आप अमाउंट कुछ भी, कितने भी अमाउंट का बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकते हैं। आप 100 रुपये का भी बनाओ, करोड़ रुपए का बनाओ, देयर इज़ नो लिमिट। बट ये है, हाँ, पार्टी जेन्युइन होनी चाहिए। चलिए, अब आ जाते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे। होल्डर, होल्डर कौन है? होल्डर इज द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ऑन ड्यू डेट। होल्डर कैन बी एनीवन, ठीक है, कोई भी जो है वो होल्डर हो सकता है जिसने बिल बनाया या जिसके पास वो बिल इंडोर्स हुआ, या अगर वो बिल इंडोर्स से आगे चल के, मतलब 3rd पार्टी, 4th इंडोर्समेंट, 5th पार्टी इंडोर्समेंट, जितने भी लोगों के हाथों में वो बिल गया और एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी जिसके हाथ में वो बिल है वो है होल्डर, और उसी को पेमेंट जो है रिसीव होगी। ठीक, देन होल्डर इन ड्यू कोर्स, the person who obtains instrument in good faith before maturity without any defect in the transfer। होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है? वो इंसान जिसे बिल ऑफ एक्सचेंज मिला, ठीक है, he was not a person who was related to the debtor or the creditor or the company, ठीक है। उस इंसान को वो बिल कहीं रेस्टोरेंट में पड़ा हुआ मिला या किसी सड़क पे पड़ा हुआ मिला, एंड उसने अपनी तरफ से कोशिश की कि वो क्या करे, किसी पार्टी को अप्रोच करे। इसका छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। कई बार आपके पास बैंक में किसी न किसी में कहीं एक केस हुआ होगा कि आपके पास कोई चेक लेकर आता है, ठीक है, उस चेक पे कुछ नहीं लिखा है, वो सिर्फ साइन हो रखा है और वो बोलता है आपको पेमेंट दे दो। आप उसकी आईडी मांगते हो, चेक करते हो, तभी पेमेंट करते हो। अब इन केस अगर आप ये करना भूल जाओ, ठीक है, और वो बंदा आए और वो बोल दे कि हाँ जी मैं ही ये बंदा हूँ जिसके अगेंस्ट ये चेक कटा है, और आप उसे पेमेंट कर दें, आपने एक बार को फॉरगो कर दी वो चीज़, तो वो क्या होगा, उस बंदे को पेमेंट हो जाएगी जो होल्डर था, इन ड्यू कोर्स था, बट उसे प्रूव करनी चाहिए थी क्या, अपनी गुड फेथ प्रूव करनी चाहिए थी। अब ये गुड फेथ क्या होता है? द पॉइंट इज़ कि आपको जो है बिल कहीं से मिला, ये चेक आपको कहीं से मिला, तो आपको क्या करना चाहिए था,
बैंक को इन्फॉर्म करना चाहिए था कि बैंक में जाते और किसी से भी बात करते कि मुझे ये चेक जो है कहीं पे गिरा हुआ मिला है, तो आपके अकाउंट में या आपके बैंक में किसी का अकाउंट है इस नाम से या कोई आपका कस्टमर है तो प्लीज़ उसे बता दीजिए कि उसका चेक खोया है और आपके पास आ गया है। अब उसने ये काम नहीं किया तो दैट मीन्स उसके दिल में कहीं ना कहीं चोर था, ही वांटेड कि ये पेमेंट उसको मिल जाए, तो वो गुड फेथ नहीं है, ठीक है। ही इज़ नॉट होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स वो होगा जो गुड फेथ प्रूव कर पाए कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली उन पार्टीज़ के पास पहुंचने की जिनका नाम इस बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा गया है, ठीक है। बिल सेंट फॉर कलेक्शन, अब ये बैंकर्स को बताने की ज़रूरत तो नहीं है, आपके पास बहुत से बिल्स आते होंगे जो आपको क्या कराने हैं, क्लियर कराने हैं, कुछ के अगेंस्ट पेमेंट लेनी है, कुछ के अगेंस्ट पेमेंट देनी है। देन ऑनरिंग द बिल ऑन ड्यू डेट व्हेन द पेमेंट इज़ क्लियर, क्या करते हैं, ड्यू डेट पे हम पेमेंट कर देते हैं पार्टी को, हमारा बिल क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ठीक है। दिस इज़ ऑनरिंग द बिल। डिसऑनर क्या होता है, जब हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, जब हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है तो हमारा बिल क्या हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है। चेक डिसऑनर होने का मतलब क्या है, आपके खाते में पैसे नहीं है, बट बिल डिसऑनर का मतलब क्या है कि आपके पास उस बिल को लाया गया था, प्रेजेंट किया गया था, बट आपने बोला कि अभी आपके पास कैश इन हैंड नहीं है और आप पेमेंट नहीं कर सकते, ठीक। इसके बाद अगली टर्म्स देखते हैं। पेनल्टी बिल्कुल हो सकती है, आप पेनल्टी लगा सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको दोबारा से नया बिल बनाना पड़ेगा, जो अगर उसने पेमेंट नहीं की है तो आप क्या करोगे, आप उसे बोलोगे भैया देख 1 महीने पहले तूने पेमेंट करनी थी, 1 लाख रुपए मान लो आपको पेमेंट करनी थी, उसने पेमेंट नहीं की। अब वो आपसे बोल रहा है कि मैं दोबारा से क्या करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज में एंटर हो जाते हैं, बट इस बार मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं पेमेंट कर दूंगा और इस बार लैग नहीं होगा, मेरी कहीं से पेमेंट आने वाली थी वो नहीं आई इसलिए मैं आपको पे नहीं कर पाया। आप उसकी प्रॉब्लम समझ गए, जेन्युइन था, बट आपने उसे क्या बोला कि सर जो इतने टाइम पर जो गैप हुआ, जो मैंने वेट किया ना, थोड़ा सा मैं इस पर इंटरेस्ट चार्ज करूँगा, ठीक है। बिकॉज हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शन पे क्या करेंगे, पेनल्टी चार्ज करेंगे आपकी। अब जो बुक्स में जो एंट्री होगी, ध्यान से सुनिएगा, सेल तो आपने 1 लाख की है, बिल ऑफ एक्सचेंज भी आपने 1 लाख का काटा, डेटर में भी आपका 1 लाख में ही दिखेगा, बट ये जो एक्स्ट्रा जो आपकी इनकम आएगी इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, ये अलग से बुक्स में अकाउंट फॉर होगी, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री अलग से लिखी जाएगी, ये प्रॉफिट एंड लॉस में, इनकम्स में अलग से दिखेगा, ठीक है। क्लियर, ये बबलू कुमार जी का क्वेश्चन था, तो आई गेस उनकी जो डाउट है वो क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। नेक्स्ट टर्म जो है डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल इज, आप टाइम से पहले ही बैंक के पास ले जाते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास ले जाते हैं उस बिल को और उन्हें बोलते हैं कि ये जो बिल है ये मेरी पार्टी 15 दिन के बाद मेरे को पेमेंट देने वाली है, बट मुझे किसी वजह से अभी पेमेंट करनी है, तो आप इस बिल को आज ही क्या कर दीजिए, मुझे इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट दे दीजिए। आप किसके पास जाएंगे, अपने बैंक के पास जाएंगे जहां आपका खाता है, दूसरे बैंक के पास नहीं जाएंगे, ठीक है। आपका बैंक आपको पेमेंट देगा और फिर बाद में मैच्योरिटी पे उस पार्टी से जाके क्या कर लेगा, उसे रीइंबर्स कर लेगा, ठीक है। देन इंडोर्समेंट ऑफ द बिल, अपना राइट दूसरे को शिफ्ट करना।
ए ने पेमेंट लेनी थी, उसने बी को पेमेंट शिफ्ट कर दी। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक राइट दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, मेरा राइट दूसरे को ट्रांसफ़र कर दिया, दैट इज़ इंडोर्समेंट। ठीक, देन इज रिटायरमेंट ऑफ बिल। रिटायरमेंट ऑफ द बिल इज जब मैच्योरिटी से पहले ही 1 महीने का बिल बना था, 1 महीने से पहले ही 20 दिन हो गए थे अभी तक हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज को, और 20वें दिन वो पेमेंट लेकर आ गया। तो अब इस केस में क्या होगा, आप इस बिल को रिटायर कर देंगे। आप ये नहीं बोलेंगे कि सर अभी रुक जाओ 10 दिन और है, मेरा बिल ऑफ एक्सचेंज ख़राब हो जाएगा। नहीं, वो पेमेंट लेकर आ गए हैं, आप उनसे पेमेंट ले लीजिए और उस बिल को वहीं कैंसिल आउट कर दीजिए। देन रिन्यूअल ऑफ द बिल। बिल मैच्योर होने में 2 दिन बाकी हैं, उस बंदे ने आपको कॉल किया या वो पर्सनली आपसे मीट करने आया। ठीक है, आप बैठे, आपने आपस में बात की एंड फिर उसने बोला सर एक रिक्वेस्ट है, जो ये हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना था जो 2 दिन के बाद मैच्योर होने वाला है, सर मेरी पेमेंट कहीं अटकी हुई है, तो प्लीज़ वो बिल ना डिसऑनर हो जाएगा और मेरी मार्केट में गुडविल ख़राब हो जाएगी। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि फ्रेंडली टर्म्स पे हम इसे क्या कर दें, हम इसे फर्दर नया बना लें, हम इसे क्या कर दें, रेन्यू कर दें। तो वो क्या हो जाएगा हमारा रेन्यूअल ऑफ द बिल। उसमें क्या हो जाएगा, मेरा बिल रेन्यू कर दिया जाएगा। देन अकोमोडेशन बिल। व्हाट इज़ दी अकोमोडेशन बिल, क्या कहता है, अकोमोडेशन बिल सेट्स व्हेन फंड्स आर एक्सचेंज अदर देन बिकॉज ऑफ ट्रेड एक्टिविटीज़। जब हम किसी दोस्त यार को पेमेंट देते हैं, ठीक है, जब हम किसी दोस्त यार को पेमेंट देते हैं, उसे सेल परचेज़ नहीं करते, उसे ये नहीं बोलते कि तू सामान ले जा और फिर मैं तेरे को बिल बना के दूंगा। या जब 2 फर्म्स को अगर आपस में पैसे चाहिए या एक डिपार्टमेंट से पैसा दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो टेम्परेली क्या बना देते हैं, एकोमोडेशन बिल बना देते हैं आपस में एक दूसरे की फाइनेंशियल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ें जो थी, ये रिस्पेक्ट ऑफ, ये क्या है, कुछ चीज़ें, कुछ नाम, होल्डर इन ड्यू कोर्स, रेन्यूअल ऑफ द बिल, मैच्योरिटी ऑफ द बिल, रिटायरमेंट ऑफ द बिल, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है। सिर्फ पढ़ लेना, डीपली मत जाना है इसमें। ठीक है, अकोमोडेशन बिल, ठीक है, मैं दोबारा से समझा देती हूँ। अकोमोडेशन बिल इज, मान लीजिए एक कंपनी के 2 यूनिट्स हैं, वन इज सेल यूनिट एंड द अदर इज एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एक सेल यूनिट है, एक एडवर्टाइजमेंट यूनिट है। अब यहाँ पे फंड्स सरप्लस है, सरप्लस मीन्स एक्स्ट्रा, और फिलहाल यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है। तो यहाँ से उठा के थोड़े से पैसे हमने यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। एक कंपनी की 2 यूनिट्स, सेल डिपार्टमेंट और एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट वालों को फ़िलहाल पैसे चाहिए थे, कंपनी ने बोला नया लोन नहीं लेंगे। सेल डिपार्टमेंट के पास सरप्लस फंड्स थे, तो उन्होंने उठा के पैसा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को दे दिया। बट एक बिल ऑफ एक्सचेंज के साथ, एक प्रूफ के साथ कि यस हमने आपको पैसे दिए थे, जब आपके पास अवेलेबल हो तो हमें लौटा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे एक कंपनी, अब यहाँ पे जो इन्होंने सामान बनाया होगा, वो एडवर्टाइजमेंट वालों को थोड़ा ना बोलेंगे कि तुम खरीदो पहले वो माल। ठीक है, यहाँ पे
अकोमोडेशन बिल में there is no sale and no purchase. This is what is my accommodation bill, जहाँ ना तो सेल है ना ही परचेज है, बस आपस में एक दूसरे की फाइनेंशियल हेल्प को फुलफिल कर रहे हैं हम. ठीक है, क्लियर? रिबेट एंड बिल डिस्काउंटिंग दोनों एक ही चीज़ होती है. ठीक है, रिबेट एंड डिस्काउंट, बिल डिस्काउंटिंग आर सिनोनिम्स ऑफ ईच अदर. रिबेट मतलब डिस्काउंट ही होता है और कोई मतलब नहीं होता, तो दोनों चीज़ें सेम है. एनी अदर डाउट्स? एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट का केस आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्वेरी है ये निकिता की. ठीक है, तो निकिता, एंडोर्समेंट इज when my right is shifted to other. When my right is shifted to other. अब यहाँ पे केस क्या है? एग्जाम्पल, स्नेहा sold goods to निकिता. ठीक है, स्नेहा ने निकिता को गुड्स बेचे. स्नेहा सोल्ड गुड्स टू निकिता. ठीक है, अब इस केस में डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है? अगर मैं ये डिसाइड करूं तो स्नेहा की अगर मैं बात करूं तो स्नेहा के लिए निकिता इज डेटर, और अगर मैं निकिता की बात करूं तो निकिता क्या हो गई? निकिता की बुक्स में स्नेहा क्या हो गई? क्रेडिटर हो गई. ठीक है, स्नेहा के लिए निकिता डेटर है, बट निकिता के लिए स्नेहा क्या है? क्रेडिटर. ठीक, अब क्या हुआ? निकिता पे स्नेहा ने बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया. ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय स्नेहा ऑन निकिता. ठीक है, निकिता ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. निकिता ने एक्सेप्टेंस दे दी कि शी विल मेक द पेमेंट. स्नेहा ने बिल अपने पास रख लिया. ठीक, अब जब स्नेहा ने अपने पास बिल रखा तो मीनवाइल स्नेहा और लोगों के साथ भी ट्रांजैक्शंस कर रही है. अब स्नेहा ने किसी को आगे पेमेंट करनी थी. ठीक है, स्नेहा ने पेमेंट करनी थी. स्नेहा हैड टू पे शिवानी. ठीक है, स्नेहा ने जो पेमेंट करनी थी वो किसे करनी थी? शिवानी को करनी थी. स्नेहा ने शिवानी को पेमेंट करनी थी. उसके पास पैसे नहीं हैं. उसके पास क्या है? वो बिल ऑफ एक्सचेंज है जो उसने अभी निकिता के साथ एंटर किया. अब स्नेहा ने क्या किया? शिवानी was given the bill of exchange, entered between निकिता एंड स्नेहा. ठीक है, तो ये क्या हुआ?
ये हुई इंडोर्समेंट, यानी कि पैसे रिसीव करने थे स्नेहा ने, बट उसने अपना राइट शिवानी को ट्रांसफ़र कर दिया। निकिता ने पहले भी पेमेंट करनी थी और निकिता ने अब भी पेमेंट करनी है। पहले पेमेंट होती स्नेहा को, अब पेमेंट हो रही है शिवानी को। दिस इज इंडोर्समेंट, दिस इज इंडोर्समेंट। ठीक है, क्लियर? Back to my topic, things to remember for bill of exchange. Due date of the bill. अगर मेरी ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे है, ड्यू डेट इज अ पब्लिक हॉलीडे, मीन्स 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 25 दिसंबर, इन 4 छुट्टियों को छोड़ के कोई और दिन पब्लिक हॉलिडे कंसीडर नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू बिल ऑफ एक्सचेंज पेमेंट। इन 4 डेट्स पे अगर आपका बिल मैच्योर होता है आफ्टर कंसीडरिंग 3 days ऑफ ग्रेस, तो वो पेमेंट प्रीसीडिंग वर्किंग डे पे होगी, आगे आने वाली तारीख पे। 27 जनवरी, 16 अगस्त, 3 अक्टूबर और 26 दिसंबर को इन बिल्स के पेमेंट करी जाएगी। ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर ड्यू डेट है संडे या कोई और हॉलीडे, फेस्टिवल्स का टाइम है, आपका बिल ड्यू फेस्टिवल्स के बीच में ही हुआ, आपने पार्टी को बोला, पार्टी ने बोला जी बैंक बंद है, अभी मेरे पास घर पे कैश नहीं है, त्यौहार का टाइम है, पैसा सारा त्यौहार की शॉपिंग में लग गया, अब तो जी जब बैंक खुलेगा मैं बैंक से निकाल के दे दूंगा। तो उस केस में बिल मैच्योरिटी आप कब करा लोगे? सक्सीडिंग वर्किंग डे पे। आई एम सो सॉरी, प्रीसीडिंग मीन्स एक दिन पहले, तो इनकी पेमेंट हो जाएगी 25 जनवरी, 14 अगस्त, 1 अक्टूबर और 24 दिसंबर। आई एम सो सॉरी, मैं गलती से मैंने 27, 16, 3 और 26 बोल दिया था। सक्सीडिंग मीन्स एक दिन पहले, इन छुट्टियों से एक दिन पहले आप पे करवा लोगे। और अगर ड्यू डेट किसी और डेट पे होती है तो सक्सीडिंग मीन्स एक दिन बाद की। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ इसे दोबारा से करते हैं। अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे पे है यानी कि 26, 15, 2 और 25, तो मेरा जो बिल है वो एक दिन पहले ही क्या हो जाएगा, क्लियर करवा लिया जाएगा। तो इसकी पेमेंट हो जाएगी 24 की, इस 25 की, इसकी हो जाएगी 14, ये हो जाएगा 1 अक्टूबर और ये हो जाएगा 24 दिसंबर प्रीसीडिंग वर्किंग डे में। और अगर छुट्टी त्यौहार की छुट्टी है या संडे है, उस वजह से मेरा बिल मैच्योर नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट डे वो मैच्योर हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपका बिल मैच्योर होना था 2 तारीख को, वो पब्लिक हॉलीडे है, तो आपने 1 को करा लिया, अब 1 को पड़ गया संडे, तो संडे पड़ गया, अब आप उसे 30 में नहीं कराएंगे, आप उसे कब कराएंगे, आप उसे 3 तारीख में कराएंगे। ठीक है। अगर आपका बिल 5 नवंबर को मैच्योर होना था, 5 नवंबर को संडे आ गया, अब 5 नवंबर को जो संडे आया तो ये बिल कब क्लियर होगा, ये क्लियर होगा 6 नवंबर को, सक्सीडिंग वर्किंग डे पे। ठीक है। देन आफ्टर डेट बिल होती है एक चीज़, और एक होता है आफ्टर साइट बिल। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है आज का, तो ध्यान से सुनिए। आफ्टर डेट बिल और आफ्टर साइट बिल, इन दोनों के बीच में
क्या डिफरेंस है, ठीक है। आफ्टर डेट बिल इज पीरियड अकाउंटेड फ्रॉम डेट ऑफ ड्रॉइंग। आफ्टर डेट बिल है जिस दिन बिल ड्रॉ हो गया, यानी कि लिख दिया गया, उस दिन से आप क्या मानेंगे, उसका टेन्योर ऑफ रिसीविंग द पेमेंट शुरू हो गया, चाहे वो 1 महीने का हो, चाहे 2 महीने का हो, चाहे 3 महीने का हो, ठीक। आफ्टर साइट बिल क्या है, आफ्टर साइट बिल इज द पीरियड इज काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द बिल। आपने 1 जनवरी को बिल बनाया और उसका टेन्योर था 15 डेज, उस बंदे ने एक्सेप्ट ही 15 जनवरी को किया, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक वो बिल लीगलाइज नहीं है, ठीक है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक वो बिल लीगलाइज नहीं है। तो 15 जनवरी को उसने उसकी एक्सेप्टेंस दी। अब क्या हुआ, जब 15 जनवरी को एक्सेप्टेंस दी है तो 15 दिन तो ऑलरेडी हो गए आपके हिसाब से, तो दैट मीन्स मेरा टेन्योर ख़त्म हो गया, मैं उससे जाके पेमेंट ले लूँ। वो बोलेगा भैया कल तो मैंने एक्सेप्टेंस दिया, आज तुम पेमेंट लेने आ गए। तो आफ्टर साइट बिल में क्या है, जिस दिन उसने एक्सेप्टेंस दे दी, जिस दिन उसने सिग्नेचर कर दिए, उस दिन के बाद से 15 दिन काउंट होंगे। और आफ्टर डेट में क्या है, एक्सेप्टेंस को हम ध्यान में नहीं रखते, जिस दिन जी मैंने बिल बना दिया उसके 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के बाद आपको मुझे पेमेंट कर देनी है। क्लियर, ठीक है। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आज की क्लास में डिस्कस की। 2 मिनट दे रही हूँ, कोई क्वेरी है तो फटाफट पूछ लो। डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल की अगर मैं बात करूं, आपका एक बिल था जो 1 जनवरी को बना 1 लाख रुपए का, और ये 1 महीने के बाद इसकी ड्यू डेट आने वाली है, ठीक है। जब 1 महीने के बाद इसकी ड्यू डेट आने वाली है, दैट मीन्स 1 महीने तक ये पैसा ब्लॉक्ड है, अब अभी आपको पैसा नहीं मिल सकते, ठीक। अब आपने क्या किया, आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक के पास लेके पहुंच गए। आप इस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक के पास लेके पहुंच गए हैं, ठीक है। तो बैंक ने आपको बोला कि अभी मैं आपको 1 लाख के जगह 90,000 पे करूंगा, क्योंकि बैंक आपको क्या कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, पेमेंट आपको अर्ली मिल रही है, तो बैंक अपनी फीस काट के आपको पेमेंट कर देगा। तो 90,000 बैंक ने आपको दिए। अब मैच्योरिटी पे बैंक जो पेमेंट रिसीव करेगा वो कितनी होगी, 1 लाख रुपए पूरी। 90 दे के बैंक ने 1 लाख पूरा रिसीव कर लिया, ठीक है। आपको कितने मिले, 90, बैंक को कितने मिले, पूरे 1 लाख। बैंक ने जो 10,000 रुपये लिए वो अपनी फीस ले ली ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल, यानी कि आपके पास टाइम से पहले ही पैसा जो आपको प्रोवाइड करा दिया गया है उसके लिए आपको थोड़ा सा नुकसान झेलना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। आई होप नाउ इट इज क्लियर। दैट डजंट मैटर, एक्सेप्टेंस डेट संडे है तो मुझे एक्सेप्टेंस की डेट से क्या लेना देना, मेरा तो लेना देना किससे है, मैच्योरिटी डेट से लेना देना है हमको सर, एक्सेप्टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। जितना पढ़ाया है रिवाइज कीजिएगा, कल दोबारा मिलेंगे सेशन में, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे और कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।